प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का मेरे इस वीडियो में, इस चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और सभी अपने शुभ चिंतकों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर हम अच्छी इमारत, मजबूत इमारत बनाना चाहे, टिकाऊ इमारत बनाना चाहे, तो हमको नींव को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से अगर हम जो है बहुत मजबूत ज्ञान और बड़ा ज्ञान हमको बनाना है, तो सबसे पहले जो बेसिक जो ज्ञान है ना, उसको जानना बहुत ज़रूरी है, उसको मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं जो है आपको बेसिक से एडवांस की ओर, सरल से कठिन की ओर आपको लेकर जाऊंगा और निसंदेह कोशिश करूंगा कि आपका जो है एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम, प्रतियोगिता परीक्षा आप जो है क्रैक कर पाएँ, सफल हो पाए और यह वीडियो आप सभी के लिए सहायक हो सके। तो आज मैं जो है गणित का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, रेखा, कोण और त्रिभुज, इसकी अवधारणा लेकर आया हूँ। आप सभी जो है इस शब्द से बहुत भलीभांति परिचित हैं। आप जो है अब 12वीं तक के पढ़ाई में आप जो है इनको आप पढ़ चुके हैं, कुछ चीज़ें आप भूल चुके हैं, कुछ चीज़ें आपको याद है। तो उसको पुनः मैं रिवाइज करते हुए आपको सरल से कठिन की ओर ले जाते हुए आपको पढ़ाने का कोशिश करूंगा। तो देखिए, आपको एक सीक्वेंस से पढ़ाने का कोशिश करूंगा, एकदम न्यू से पकड़ के आपको इमारत तक ले जाने का कोशिश रहेगा कि कहाँ से शुरुआत होता है रेखा और त्रिभुज और कोण वाले चैप्टर की। तो देखिए बच्चों, आप जो है बिंदु शब्द आप जरूर सुने होंगे, यहाँ से शुरुआत होता है। इस जो चैप्टर की शुरुआत यहीं से होता है, बिंदु से। तो ये जो बिंदु होता है ये इस प्रकार से होता है ना। अगर परिभाषिक रूप में बात करूं तो बिंदु का न तो लंबाई होता है, ना तो चौड़ाई होता है और न ही ऊंचाई होता है। इसको हम जो बिंदु, इसको हम जो है ओ से प्रदर्शित करते हैं, है ना, बिंदु ओ। फिर हम बात करते हैं रेखा। भाई रेखा किसको बोलते हैं? रेखा किसको बोलते हैं? अनंत बिंदुओं से बनी एक संरचना जिसको हम एक लकीर के रूप में देखते हैं, जिसको हम दोनों तरफ से अनंत तक आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा ये है आपका रेखा, जिसको ए और बी, इस प्रकार से रेखा ए और बी लिखते हैं। और गणित में लिखते हैं तो हम इसको रेखा ए बी इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है बच्चों। फिर आप बात करते हैं हम जो है रेखाखंड। आप सभी इसको पढ़ चुके हैं, मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ और इन बिंदुओं को बहुत अच्छे से आपको याद रखिए। रेखाखंड, रेखा के खंड, खंड मतलब भाग, रेखा के भाग को ही रेखाखंड कहते हैं। जैसे इसका किसी हिस्से को ऐसा तोड़ के निकाल के हम यहाँ पे ऐसा बना दें तो ये हो जाएगा रेखाखंड पी क्यू, ये हो जाएगा आपका रेखाखंड। इसको यहाँ से तोड़ के निकाल के यहाँ पे रख दिया हूँ, इसको रेखाखंड बोलेंगे। इसको लिखेंगे तो पी और क्यू, रेखाखंड पी और क्यू, इस प्रकार से। ठीक है, इसको आप जो है नोट करते हुए चलिए। फिर अगला जो आता है वह है किरण। अगला जो टॉपिक है वह है किरण। किरण भी एक रेखा का ही भाग है, लेकिन अंतर इसमें इतना रहता है कि एक बिंदु, एक छोर स्थिर रहता है और एक छोर जो है अनंत तक आगे बढ़ा सकते हैं, लंबा खींच सकते हैं। इसको किरण बोलते हैं। इसको लिखते हैं पी और क्यू, किरण पी और क्यू। आपको किरण पी और क्यू लिखने बोले तो पी क्यू और इधर किरण का चिन्ह लगा देना, तो ये हो जाएगा किरण पी क्यू। ठीक है बच्चों। चलिए, अब जो रेखा के बहुत अलग अलग प्रकार के रेखाएं हम गणित में उपयोग करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा किसको बोलते हैं? जब एक रेखा है ना, एक रेखा है ए और बी, और दूसरी रेखा को इस प्रकार से हम आपस में रखें, पी और क्यू, ऐसा रखें कि उनके बीच की दूरी जो है हमेशा समान रहे। यहाँ 5 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अगर दूरी को रखें तो ये हम बोलेंगे कि रेखा ए और बी, रेखा पी और क्यू के समांतर है, दोनों आपस में समांतर रेखा है, इस प्रकार से। और इसकी विशेषता यह है कि इसको अनंत तक जब बढ़ाएंगे दोनों सिरे को, दोनों रेखा को, तो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, ये सीधा सीधा चलता जाएगा।
इसको लिखेंगे किस प्रकार से, रेखा ए बी समांतर है रेखा पी क्यू, है ना। ये हमारा गणितीय भाषा है, इसको आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। गणितीय भाषा में लिखते हैं रेखा ए बी, रेखा ए बी और रेखा का चिन्ह है, रेखा ए बी समांतर है रेखा पी क्यू का। इस गणितीय भाषा को भी आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, ये तो हो गया समांतर रेखा की बात। फिर हम पढ़ेंगे समपाती रेखा। समपाती रेखा क्या होती है उसको देखिए, जब एक रेखा के ऊपर दूसरे रेखा जब जो है रख दिया जाता है तो वो जो है समपाती रेखा कहलाता है। जैसे ये एक रेखा है ए और बी, इसके ऊपर एक रेखा और या ऐसा सेम उसके ऊपर ही रख देते हैं पी क्यू, तो हम बोलेंगे कि रेखा ए बी समपाती है, समपाती है पी क्यू रेखा का। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, रेखा ए बी समपाती है पी क्यू का। इस प्रकार से हम जो है गणितीय रूप में पढ़ते हैं। ये हो गया समपाती रेखा। अब पढ़ते हैं संगामी रेखा। क्या, संगामी रेखा। संगामी रेखा किसको बोलेंगे, संगामी रेखा। देखो संगामी रेखा किसको बोलेंगे, आगे देखते हैं। जब कोई बिंदु ओ, एक बिंदु ओ, उससे होकर विभिन्न प्रकार की रेखाएं, ए बी रेखा, पी क्यू रेखा, है ना, एक्स वाई रेखा, है ना, ई एफ रेखा, इस प्रकार से विभिन्न जब रेखा समगामी साथ साथ गमन करे, एक ही बिंदु में, बिंदु ओ में बहुत सारी रेखा एक साथ गमन करे तो हम इसको बोलते हैं समगामी रेखा, ठीक है बच्चों। तो ये जो जितने भी रेखा ए बी, पी क्यू, एक्स वाई और ई एफ, ये रेखा जो है आपस में संगामी रेखाएं हैं जो कि बिंदु ओ से होकर गुजरती है, ठीक है बच्चों। ये तो संगामी रेखा हो गया। चलो अब आगे हम जो है पढ़ते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या पढ़ेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है भाई, प्रतिच्छेदी रेखा, इसको पढ़ लेते हैं। जब दो रेखा, है ना, जब दो रेखा इस प्रकार से, जब दो रेखा एक दूसरे को, जब दो रेखा जैसे ये ए और बी हो गया, एक दूसरे को काटे, है ना, बीच से एक दूसरे को काटे या छेद करे, तो हम इसको बोलेंगे क्या है, ए बी रेखा पी क्यू का प्रतिच्छेदी रेखा है। इस प्रकार से बोलेंगे तो इसी को बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है बच्चों। प्रतिच्छेदी रेखा, रेखा जब दो रेखा एक दूसरे को काटे तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे जब देखते हैं तिर्यक रेखा। आगे हम बात करेंगे तिर्यक रेखा के बारे में। किसके बारे में, तिर्यक रेखा। किसको बोलते हैं तिर्यक रेखा, आप सभी जानते ही हैं, नाम सुने ही हैं तिर्यक रेखा। किसको बोलते हैं, तिर्यक रेखा। तो जब समांतर रेखा, है ना, ये एक समांतर रेखा है ए और बी, हाँ ये भी एक समांतर रेखा है ए और पी और क्यू, पी क्यू। इस समांतर रेखा को जब कोई रेखा इस प्रकार से काटे, है ना, इस प्रकार से काटे, जैसे एक्स वाई, ये रेखा काट रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो रेखा एक्स वाई है वह है तिर्यक रेखा। जो समांतर रेखा को काटते हैं उसको बोलते हैं तिर्यक रेखा, है ना। और जब काटने के बाद बहुत सारा कोण भी बनता है, ऐसा कोण भी बनता है ना। इन कोणों का नाम दे देते हैं, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। इस प्रकार से जो कोण बनता है ना, कोण का निर्माण होता है। तो ये जो कोण जो दिख रहा है ना, चलो इसको हम आगे जो है और बताते हैं आपको। जब तिर्यक रेखा जब काटते हैं तो कोण बनता है ना, ये एक समांतर रेखा हो गया, ये इस प्रकार से, है ना, ये एक समांतर रेखा हो गया ए बी, समांतर रेखा हो गया पी और क्यू। इसको एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से एक्स और वाई काट रहा है ना। काटने के बाद यहाँ पे जो है कोण बन रहा है, ठीक है। कोण का नाम दे देते हैं 1 2 3 4
5 6 7 8, ठीक है। तो ये इतने सारे कोण जो है बन रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला कोण, कोण एक है ना, कोण एक और कोण 5 है ना, ये इस प्रकार से, जैसे इसमें जो है तिर्यक रेखा बनाता है तो अलग अलग प्रकार का कोण बनता है, जिसको पहला एक एकांतर कोण, एकांतर कोण है ना। तिर्यक रेखा जब काटता है तो अलग अलग नाम का कोण बनता है, एकांतर कोण। जैसे कोण 4 दिख रहा है, कोण 4 और इसके नीचे है कोण 5, तो इसको छोड़ के एक का अंतर करके 6 को जब हम बोलेंगे कोण 4 जो है बराबर जो है कोण 6, ये है एकांतर कोण बराबर होंगे। कोण 4 और कोण 6 ये आपस में बराबर होंगे, मतलब तिर्यक रेखा वाले जो एकांतर कोण है वो बराबर होते हैं। इसी प्रकार से कोण 3, कोण 3 इसका एकांतर कोण होगा, इसके नीचे वाला एक है, इसको एक को छोड़ के ये 5 इसका एकांतर हो जाएगा, है ना, तो ये बराबर होगा। तो इसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण हो गया, ठीक है। इसके बाद और भी कोण बनता है, उसको हम नाम देते हैं संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण, ये भी बराबर होता है। संगत कोण कौन कौन सा है, कोण 1 है ना, कोण 1 और कोण 5, कोण 1 और कोण 5 ये जो है आपस में बराबर। संगत कोण, इसका भी बनावट देखिए इस प्रकार से है और इसका भी बनावट इस प्रकार से है, मतलब झुकाव एक ही जैसा है, मतलब इसका जो है एकांतर कोण सॉरी ये संगत कोण आपस में बराबर होंगे। उसी प्रकार से कोण 4 और कोण 8, कोण 4 और कोण 8 ये भी बराबर होंगे, ये भी संगत कोण कहलाएंगे। उसी प्रकार से कोण 2 और कोण 6 ये भी संगत कोण कहलाएंगे, और कोण 3 और कोण 7 ये भी संगत कोण कहलाएंगे, ये आपस में बराबर होंगे भाई, है ना। देखो झुकाव को देख लो, कोण 1 का झुकाव ऐसा ही है और कोण 5 का झुकाव ऐसा ही है, तो ये जो संगत कोण है ये बराबर होंगे। अब इस प्रकार से देख लीजिए, ये जो है कोण 4 का झुकाव भी वैसा ही है ना, कोण 4 का झुकाव देख लो इस प्रकार से है, कोण 4 का झुकाव है ना ऐसा ही है, और कोण 8 का भी झुकाव ऐसा ही है, तो आपस में बराबर है, तो इसको बोलते हैं संगत कोण, याद रखेंगे संगत कोण, है ना। अब अंतः कोण, एक आखिरी जो है बोलते हैं अंतः कोण, अंतः कोण, अंतः कोण, इतने जो चार ये अंदर का जो कोण बनता है उसको बोलते हैं अंतः कोण। 3 4 5 6 ये अंतः कोण कहलाते हैं, है ना। तो एक तरफ का अंतः कोण, मतलब एक तरफ का मतलब ये 2 भाग में बट गया, तो 4 और 5 एक तरफ का हो गया, तो कोण 4 और कोण 5 इसको जब जोड़ेंगे तो ये आपस में 90 अंश के बराबर होंगे। इसी प्रकार एक तरफ कोण 3 धन कोण 6 इसको जब जोड़ेंगे तो ये भी 90 अंश के बराबर होगा। इस प्रकार से हम जो है समझेंगे भाई, जब तिर्यक रेखा काटती है तो 3 प्रकार से कोण बनता है, एकांतर कोण, संगत कोण और अंतः कोण, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप जो है अच्छे से याद रखिए, समझिए। और मैं तो कहता हूँ कि आप अपने कॉपी में बहुत सारे अंतः कोण, एकांतर कोण, समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखाएं, सारी चीज को खींच के आप जो है प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका नॉलेज बहुत जबरदस्त मजबूत होएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, ये तो टॉपिक कंप्लीट हुआ, बहुत सामान्य सा टॉपिक था जिसमें मैं सबसे पहले चर्चा किया हूँ बिंदु, उसके बाद चर्चा किया हूँ रेखा, फिर रेखाखंड, फिर किरण, उसके बाद जो है रेखाओं का प्रकार में जो है आपके सामने चर्चा किया हूँ, समांतर रेखा, संगामी रेखा, संपाती रेखा, तिर्यक रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। जब तिर्यक रेखा काटता है तो 3 प्रकार का कोण बनता है, एकांतर कोण, संगत कोण और अंतः कोण, तो ये आप जो है समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको और अगला टॉपिक, चलिए मैं चाक ले लेता हूँ, है ना। तो चाक लेने के बाद मैं आपको एक अगला टॉपिक है जिसके बारे में बताना चाहूंगा, वक्र, वक्र, है ना। आप जानते हैं वक्रतुंड महाकाय, ये एक श्लोक भी पढ़े होंगे, है ना। तो उसी से ये जो एक वक्र शब्द आप परिचित है, वक्र किसको बोलते हैं, है ना। जो तो वक्र किसको बोलते हैं, आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी जो रेखाएं खींचते हैं वो सारा जो है वक्र कहलाते हैं। इस प्रकार से ये सारा जो है ये वक्र है, ठीक है बच्चों।
ये आड़ी तिरछी जो भी हम रेखाएं या आड़ी तिरछी जो भी हम आकृति बनाते हैं वो सारा जो है वक्र कहलाता है ना। तो वक्र जो है दो प्रकार का होता है, सरल वक्र, वैसे तो वक्र जो तीन अलग अलग होता है ना। तो हम पहले यह देख लेते हैं, एक होता है सरल वक्र। कौन सा होता है? सरल वक्र। सरल वक्र के बारे में हम जो पढ़ेंगे, किसको बोलेंगे सरल वक्र? सरल वक्र। और एक होता है असरल वक्र। किसको बोलेंगे भाई? असरल वक्र। सरल वक्र जो ऐसे आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी जो वक्र रहता है, इसको क्या सरल वक्र बोलते हैं, जो एक दूसरे को नहीं काटते हैं, एक दूसरे को काटते हुए नहीं जाते हैं, वो वक्र सरल वक्र कहते हैं। मतलब दोनों छोर आपस में खुला हुआ रहता है। और एक ऐसा वक्र होता है जो एक दूसरे को काटता है, जैसे ये एक दूसरे को काटते हुए निकल गया है, ये आपका जो है असरल वक्र है ना। तो वे वक्र जो एक दूसरे को नहीं काटते हैं सरल वक्र, वे वक्र जो एक दूसरे को काटते हैं वो असरल वक्र। इसी प्रकार से बंद और खुला वक्र भी होता है ना। बंद वक्र और खुला वक्र, है ना। खुला वक्र एक किसको बोलेंगे, है ना। बंद वक्र जिसका जो है बंद रहता है ना। जैसे सिरा जो है आपस में जुड़ा हुआ रहता है, बंद रहता है, एक आकृति बंद आकृति बनाता है, बंद वक्र हो जाता है। ये इस प्रकार से ये आपका बंद वक्र हो गया, है ना। और खुला वक्र जैसे ये इस प्रकार से है, तो इनका एक छोर, दोनों छोर जो है आपस में बंद नहीं है, खुला है, तो इसको हम बोलेंगे खुला वक्र। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जो है समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, डस्टर मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम बात करेंगे कोण के बारे में, है ना। अभी तक मैं जो है आपसे रेखा के बारे में चर्चा किया हूँ, वक्र के बारे में चर्चा किया हूँ। अब जो मैं आपको कोण के बारे में चर्चा करूँगा ना, किसको बोलते हैं कोण, किसको बोलते हैं ये। आप सभी अपने आसपास बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे जिसमें कोण बनता है ना। तो जब दो किरण, अगर गणितीय भाषा में मैं कहूँ तो दो किरणें, है ना, एक किरण हो गया, ये एक किरण हो गया, दो किरणें हो गया। इन दो किरणों को जब आपस में मैं जो है इस प्रकार से संयोजित कर दूं, है ना, मतलब ये जो एक बिंदु है O, इस बिंदु में मैं जो है इस प्रकार से दो किरण है A और B, इसको इस प्रकार से संयोजित कर दूं कि उसके बीच जो है एक गैप बने या एक झुकाव बने, उसको हम बोलेंगे कोण, है ना। तो इसके बीच जो झुकाव बनता है उसको बोलते हैं कोण। ठीक है बच्चों, है ना। सरल रूप में कहा जाए तो एक किरण लेता हूँ इस प्रकार से, है ना, और उसके जो प्रथम छोर से लेके एक दूसरा किरण इस प्रकार से निकालता हूँ, और उसके बीच का जो झुकाव रहता है ना, ये जो दूरी झुकाव जो बनता है उसी को हम बोलते हैं कोण। इसका नाम भी दे सकते हैं O, ये बिंदु O है और एक किरण है A और B। तो इस प्रकार जो बनने वाला जो अंश है, भाग है, झुकाव है, उसको हम बोलेंगे कोण। ठीक है बच्चों, तो कोण भी अलग अलग प्रकार का होता है। देखो, कोण भी अलग अलग प्रकार का होता है, उसको हम पढ़ते हैं, है ना। कोण कौन सा प्रकार का होता है? पहला होता है न्यून कोण। पहला क्या होता है? न्यून कोण, है ना। फिर होता है अधिक कोण, अधिक कोण। फिर होता है समकोण, है ना, समकोण। तो सबसे पहले समकोण को देख लेते हैं। समकोण जो है, जो कोण 90 अंश का होता है उसको हम जो है समकोण बोलते हैं। और ये जो है अगर हम चांदे की सहायता से ऐसे बनाए तो एक जो रेखा है ना, ए और एक रेखा बी, इसके ऊपर जो सीधे खड़े हो जाएंगे तो ये आपका समकोण बन जाएगा। तो समकोण मतलब 90 अंश का होता है समकोण। न्यून कोण जो 90 अंश से कम होता है ना, जो कोण 90 अंश से क्या होता है, कम होता है ना, उसको बोलते हैं न्यून कोण। जैसे ये हो गया, ये आपका लगभग 45 अंश का कोण है ना, तो ये आपका हो जाएगा न्यून कोण। ठीक है बच्चों, आप इसी प्रकार से अधिक कोण, अधिक कोण की बात करते हैं। वह कोण, है ना, वह कोण जो क्या
90 अंश से अधिक हो, है ना। जैसे कोई कोण है ए, है ना, ये जो 90 अंश से अधिक है और 180 अंश से कम है ना। ये जो 90 अंश से अधिक है लेकिन 180 अंश से कम है, तो ये जो कोण बन रहा है ये हो गया अधिक कोण। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 110 अंश हो गया ए और बी, तो यहाँ पे देखिए 110 अंश जो है 90 अंश से अधिक है लेकिन 180 अंश से कम है, तो इसको बोलेंगे अधिक कोण। ठीक है भाई। फिर आगे हम और देखते हैं सरल कोण। सरल कोण है ना, वे कोण, सरल मतलब एक सरल रेखा, एक सरल रेखा पे बनने वाला जो कोण, ये मान के चलो एक बिंदु है, इसके बीच जो कोण बनेगा 180 अंश, तो इसको बोलेंगे सरल कोण। सरल कोण 180 अंश का होता है। ठीक है बच्चों। अब सरल कोण, अब इस कोण को हम जो है थोड़ा सा और झुका दें, ऐसा इस कोण को थोड़ा सा ऐसा झुका दें, इसको ऐसा, है ना, मान के चलो ऐसा झुकाने पे लगभग ये जो है 220 अंश ऐसा बन जाता है, तो ये सरल कोण नहीं कहलाता है, ये कहलाता है वृहद कोण। कौन सा कोण? वृहद कोण। ठीक है बच्चों, ये कहलाता है वृहद कोण, है ना। जब 180 अंश से अधिक हो लेकिन 360 अंश से कम हो तो उसको बोलते हैं वृहद कोण। ठीक है। अब इसको पूरा घुमा के हम जो है इसको इस प्रकार से पूरा गोल कर लेते हैं, मतलब इसको पूर्ण कर लेते हैं, मतलब 360 अंश बना लेते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं पूर्ण कोण। इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण कोण, है ना। पूर्ण कोण जो है 360 अंश का होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। 90 समकोण 90 अंश का होता है, न्यून कोण जो 90 अंश से कम होता है, अधिक कोण 90 अंश से अधिक लेकिन 180 अंश से कम होता है। सरल कोण जो है 180 अंश का होता है और वृहद कोण 180 अंश से अधिक लेकिन 360 अंश से कम होता है। इसी प्रकार से पूर्ण कोण 360 अंश का होता है, इसको पूर्ण कोण बोलते हैं। ठीक है। अब अगला और कोण में देख लीजिए पूरक कोण। पूरक कोण किसको बोलेंगे? पूरक कोण, है ना। पूरक कोण किसको बोलेंगे? दो कोण, है ना, दो कोण, जैसे ये एक कोण है ना, यह ऐसा ए ओ बिंदु है, ए बी और सी, इनके बीच जो कोण बना हुआ है ना, सॉरी इस प्रकार से बनेगा, जैसे ये इस प्रकार से, ये हो गया 60 अंश का और ये हो गया 30 अंश का, है ना। ए बी और सी ये किरण है ना, ये ओ बिंदु से निकल रही है। ठीक है। तो यहाँ पे कोण ए ओ बी, है ना, कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी जो कि कितना है? ये 60 अंश का है और ये कितना है? 30 अंश का, है ना। तो ये जो दोनों कोण है ना, 60 और 30 अंश का जो कोण है वो पूरक कोण कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग 90 अंश हो रहा है, मतलब जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो वो एक दूसरे का पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं समपूरक कोण। क्या बोलेंगे? समपूरक कोण। किसको बोलेंगे? समपूरक, है ना। जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो वो समपूरक कोण कहलाता है। जैसे आप जो है देख लीजिए, ये एक बिंदु है, ये है आपका जो है 120 अंश और ये हो गया 60 अंश, है ना। ये दो कोण है भाई, ये ऐसा, तो ये ए ओ और ये बी और ये सी, ये किरणें, है ना। तो यहाँ पे दो कोण बन रहा है, एक जो है ए कोण ए ओ बी बराबर 120 अंश और कोण बी ओ सी बराबर 60 अंश। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो टोटल हमको मिलेगा 180 अंश। ठीक है। तो 180 अंश हमको मिलेगा, मतलब दो कोणों का योग अगर 180 अंश हो तो इसको बोलेंगे समपूरक कोण। एक दूसरे का समपूरक कोण है, 120 अंश और 60 अंश समपूरक कोण है, इस प्रकार से हम जो है बोलेंगे। ठीक है।
चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, है ना। अब आपको मैं बता रहा हूं शीर्षाभिमुख कोण, है ना, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, विमुख, शीर्षाभिमुख कोण किसको बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण में देख लो, है ना। शीर्षाभिमुख कोण जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी समझ रहे हैं, एक दूसरे को काटते हुए निकलने वाली जो रेखा होती है वो प्रतिच्छेदी रेखा, जैसे ए बी प्रतिच्छेदी रेखा पी और क्यू, ये बिंदु ओ पर काटते हुए निकल रहे हैं, तो इनके बीच जो है कोण बन रहा है, ये, है ना। तो ये जो प्रतिच्छेदी रेखा होते हैं उसके बीच जो बनने वाले कोण, कोण ए ओ पी, कोण ए ओ और पी, कोण क्यू ओ बी, है ना, कोण क्यू ओ बी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना। ये शीर्ष है ना, कोण का शीर्ष है, तो उसके भिमुख आगे पीछे, है ना, वो आगे पीछे का जो कोण रहते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, है ना। उनसे जस्ट पीछे का जो कोण बना रहता है वो एक बराबर होते हैं, तो ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है, ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है बच्चों, चलो अब आपको बता रहा हूं आसन्न कोण, आसन्न कोण, आसन्न कोण, आसन्न कोण, आसन्न जो आसक्त है, आसक्त है मतलब निर्भर है, उस ऐसे कोण को हम जो आसन्न कोण में, जो डिपेंडेंट है दूसरे कोण के ऊपर या दूसरे भुजा के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको बोलेंगे आसन्न कोण। जैसे ये एक रेखा है, बिंदु हो गया ओ और रेखा है ए, किरण है ना, इससे जो है एक और किरण ऐसा निकाल देते हैं, इसको बोलेंगे पी। ठीक है, इसके बीच से एक और किरण हम निकाल देते हैं, जैसे पी, एक क्यू हो गया, इसको हम आर क्यू लिख देते हैं, पी क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पर जो बनने वाला दो कोण बन रहा है पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू, और कोण बन रहा है क्यू ओ आर, एक और कोण बन रहा है क्यू ओ आर, ये कोण बन रहा है। ठीक है भाई, तो ये दो कोण बन रहा है पी ओ क्यू और क्यू ओ आर, ये कोण बन रहा है, ये कोण आपस में आसन्न कोण कहलाएंगे। ठीक है, आसन्न कोण कहलाएंगे, है ना। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इसका एक उभयनिष्ठ भुजा है, ये एक उभयनिष्ठ भुजा है, ये वो जो ओ क्यू ये जो भुजा है ना, किरण है, ये जो है उभयनिष्ठ है, ये पी ओ क्यू के लिए भी बनाने का काम कर रहा है, ओ क्यू ओ आर को भी बनाने के लिए कार्य कर रहा है। तो आसन्न कोण उसको बोलेंगे जिसका एक उभयनिष्ठ भुजा हो, है ना, और उस उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में, है ना, विपरीत दिशा में कोण बने, दो रेखा जो है रहे, ये उभयनिष्ठ है, इसकी विपरीत दिशा में, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, विपरीत दिशा में है, तो ये हो जाता है आसन्न कोण, है ना, जिसका एक उभयनिष्ठ भुजा रहे और उस उभयनिष्ठ के विपरीत दिशा में दो अन्य भुजा रहे, तो उससे जो बनने वाले जो दो कोण रहते हैं उसको बोलते हैं आसन्न कोण, है ना। और इन आसन्न कोणों का योग, इन आसन्न कोणों का योग मतलब मान के चलिए ये है आपका 80 अंश है ना, और ये आपका है आपका 40 अंश, है ना, ये आपका अनुमानित है 80 अंश, ये आपका 40 अंश, तो इन दोनों कोणों का योग विपरीत जो भुजाएं हैं उनसे बनने वाले कोणों के योग के बराबर होगा। विपरीत भुजा मतलब इसका जो बनने वाला कोण है वो 120 अंश का होगा, तो ये 120 अंश जो है इन दोनों कोणों का योग होगा, 80 और 40 बराबर 120 अंश। ठीक है बच्चों, तो आसन्न कोणों का योग विपरीत उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा वाले भुजाओं से बनने वाले कोण के योग के बराबर होता है, तो ये होता है आसन्न कोण। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा से समझ आया होगा। एक आखिरी जो टॉपिक है, एक आखिरी जो बात है ये कोण से संबंधित, वो है कोण का अर्धक।
कोण का अर्धक, है ना, कोण का अर्धक, इसको हम क्या बोलेंगे, है ना, ये इस प्रकार से कोण का अर्धक। जब कोई कोण है ना, ये आपका कोई कोण है ए ओ बी, इस कोण को जब बीच से कोई रेखा, कोई किरण काटे, है ना, जैसे ये आपका पी रेखा काट रहा है, तो इस कोण को दो भाग में बराबर बांट देगा। जैसे कि ये जो 80 अंश का है टोटल, तो ये 40 और ये 40 अंश में दो भाग में बराबर बांट दे, तो हम जो है कोण का अर्धक बोलेंगे किसको, ओ पी को हम जो है कोण ए ओ बी का अर्धक है ऐसा बोलेंगे। दो बराबर भाग में बांट देना जो है कोण का अर्धक कहलाता है। एक और है रेखी युग्म, है ना, जैसे कि मुझे याद आ रहा है रेखी युग्म, दो आसन्न कोणों का योग। अगर दो आसन्न कोणों का योग, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गया, है ना, ये आपका दो विपरीत भुजा हो गया, ए ओ बी भुजा और ये पी, ये उभयनिष्ठ भुजा है ना, इसका जो है दो आसन्न कोणों का योग, दो आसन्न कोणों का योग अगर 180 अंश हो तो इसको बोलते हैं रेखीय युग्म। जैसे आपका ये 110 अंश हो गया और ये 70 अंश अनुमानित है, तो ये इनका जो योग जो है 180 अंश होगा, तो इसको बोलते हैं रेखीय युग्म। ठीक है बच्चों, आप जो है समझे होंगे बहुत अच्छे से, ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। मैं जो है पहले मैं बेसिक पे बात कर रहा हूँ, उसके बाद जो है मैं एडवांस में इसका और आगे चैप्टर में आपको बताते जाऊँगा और उससे संबंधित प्रश्न भी आपसे करवाऊँगा बच्चों। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, अब हम आपको पढ़ाएंगे त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में, त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या होती है ये आज हम फिर डिस्कस करेंगे। त्रिभुज किसको बोलते हैं, है ना, तीन रेखाएं को जब हम इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, मतलब जोड़ते हैं, तो जो नई आकृति जो बनती है ना, तीन जो रेखाएं हैं इसको इस प्रकार से जो बंद आकृति बनाते हैं, तीन रेखाओं से बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। जैसे ए बी सी, ये एक त्रिभुज है और इसको लिखने गणित रूप में लिखते हैं। ये त्रिभुज का आकृति छोटा सा बनाते हैं, इसको लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी, ये हो गया त्रिभुज, और इसके बीच जो है कोण बनता है भाई इसको। ठीक है, तो ये त्रिभुज में ये तीन भुजा होती है, और भुजा को हम जो है कैसे लिखते हैं भाई, उसको आप लोग जो है लिखना सीखे। जैसे इसको हम सरलता से यहाँ पे देखिए, ये एक त्रिभुज है ना, जिसका नाम है ए बी सी, ये इसका कोण है। ठीक है, तो तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और इसका भुजा कितना भुजा होता है, तीन भुजा होता है इसमें, तीन भुजा, तीन कोण होता है, तीन शीर्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भुजा कौन कौन सा है, भुजा है ए बी भुजा, ये हो गया, बी सी भुजा, बी सी भुजा, और फिर ए सी भुजा, ए सी भुजा। ठीक है, ये तीन भुजा हो गया। तीन कोण है, तो कोणों का नाम कैसे लिखते हैं, इस ए कोण का नाम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे बी ए सी, इसको लिखेंगे कोण का नाम जैसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक कोण है कोण बी ए सी, है ना, तो बी ए सी, तो यहाँ ए है तो जिस कोण को बताना रहेगा उसको हमको बीच में लिखना है, बी ए सी। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है इसका ए बी सी, इस बी कोण को बताना है तो ए बी सी, कोण ए बी सी। अब इसको बताएंगे तो इसको बीच में रखेंगे, कोण ए सी और बी, है ना, कोण ए सी बी, है ना, इस प्रकार से। तो ये आपका तीन कोण हो गया, है ना। अब इसका तीन शीर्ष भी तीन होता है, शीर्ष कितना होता है, तीन, तीन शीर्ष होता है। शीर्ष हो गया ए एक शीर्ष हो गया, बी दूसरा शीर्ष हो गया, है ना, और सी तीसरा शीर्ष हो गया। तो ये तीन शीर्ष होता है, उसका जो शिखर होता है उसको शीर्ष बोलते हैं। तो त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष होता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है,
तो चलिए अगला जो है हम इसके प्रकार की बात कर लेते हैं, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज जो है त्रिभुज का प्रकार कितना प्रकार का होता है त्रिभुज जो है ना। तो इसको हम जो है भुजा के आधार पर, किसके आधार पर, भुजा के आधार पर 3 प्रकार का होता है। भुजा के आधार पे 3 प्रकार का। पहला होता है समबाहु, क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, है ना, समबाहु। फिर होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु। और फिर होता है विषमबाहु। सबके इसको बोलेंगे सम त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है, त्रिभुज ऐसा पूरा नाम लिखेंगे तो इसको त्रिभुज ऐसा। ये भी समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। यहाँ डील करने के लिए त्रिभुज शब्द को मिटा रहा हूँ। समबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज जिसके जो है सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, है ना। तो ये ABC ये आपस में बराबर होता है, सभी तीनों भुजाएं बराबर हो उसको बोलते हैं समबाहु। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, ठीक है। समद्विबाहु, द्वि मतलब दो, दो भुजा बराबर हो उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, है ना। जैसे ये एक दो भुजा है ना, ABC, इस त्रिभुज में ये और ये भुजा आपस में बराबर है, इसीलिए इसको बोलते हैं समद्विबाहु। और विषमबाहु त्रिभुज जिसके कोई भी भुजा बराबर ना हो, है ना, कोई भी भुजा बराबर ना हो, ऐसे को हम लिख लेंगे विषमबाहु। जैसे देख लो ये भी, ये इसके बराबर दिख रहा है लेकिन बराबर नहीं है, इसके बराबर भी नहीं, इसके बराबर भी नहीं है, मतलब तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग है, बराबर नहीं है, तो इसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ये भुजा के आधार पे 3 प्रकार का त्रिभुज होता है। अब देखो कोण के आधार पे, देखो कोण के आधार पे भी त्रिभुज को 3 भाग में बांटा गया है। इसके आधार पे, कोण के आधार पे त्रिभुज को हम जो है 3 भाग में बांटेंगे। कितने भाग में, 3 भाग में, 3 प्रकार में, है ना। एक पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, संक्षेप में लिख रहा हूं न्यून कोण त्रिभुज, है ना। एक होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है बच्चों, ये त्रिभुज, ठीक है। अब इसको समझते हैं। न्यून कोण, है ना, वे त्रिभुज जिसकी जो है ना, जिसकी जो सभी कोण जो है न्यून कोण हो उसको जो है हम जो है न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, है ना। वे त्रिभुज जिसका सभी कोण 90 अंश से कम हो उसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे इसको हम 40 अंश कर दें, ये आपका 50 अंश हो गया, है ना, 40 और 50 हो गया 90, 1 मिनट, ये जो है आपका 60 अंश का हो गया, ये आपका 80 अंश का हो गया। तो तीनों कोण आपस में अलग अलग है लेकिन 90 अंश से कम है, इसीलिए आपका जो है न्यून कोण है। तो वे त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं 90, सभी कोण 90 अंश से कम होना चाहिए, वो न्यून कोण है। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होना चाहिए, है ना, एक कोण 90 अंश का है तो ये आपका 45 अंश, ये भी 45 अंश का हो जाएगा, है ना। 45 अंश का, तो ये आपका 90 अंश, है ना, जिसका एक कोण 90 अंश का हो वो जो है समकोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण, है ना, जिसका कोई एक कोण 90 अंश से अधिक हो, जैसे आपका 120 अंश, है ना, जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं हमें, ठीक है। तो ये हो गया त्रिभुज। अब त्रिभुजों में एक पाइथागोरस प्रमेय लगता है, हाँ, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इसको आपको याद रखना है, किसको बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ये केवल और केवल समकोण त्रिभुज में लगता है,
ये जो प्रमेय जो लगता है ये केवल और केवल समकोण त्रिभुज में लगता है। ठीक है, ए बी सी, है ना। इसमें क्या होता है, समकोण त्रिभुज में इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, सॉरी ये लंब ये है, इसको बोलते हैं लंब, ये है कर्ण और इसको बोलते हैं आधार। इसका नाम दिया गया है, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। तो इस पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग जो है अन्य दो भुजा कौन कौन सा, लंब का वर्ग और आधार, इसके वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। तो लंब कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये एक सूत्र बनता है, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। इसको याद रखेंगे, लंब का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, है ना, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसमें जो है एक और चीजें जो है बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा, सर्वांग समता। सर्वांग समता क्या है, त्रिभुजों के सर्वांग समता। इसको बताता हूं, इसको अगर अलग करेंगे तो ये होता है सर्व धन अंग धन सम समता, समता को बोलते हैं समान, सर्व अंग समान, जिसके अगर दो चीजों में हम कंपैरिजन करें तो उनके अगर सभी अंग आपस में समान हो तो उसको बोलेंगे सर्वांग सम है या सर्वांग समता है। जैसे त्रिभुज, हम जो त्रिभुज की बात करेंगे, है ना, ये एक जो है त्रिभुज है ना, ये एक त्रिभुज है। देखने से पता चला है कि इसका जो है सभी अंग जो है समान है ना। सभी अंग कैसे समान है, ए और बी, पी और क्यू एक समान है, ए और सी और पी और आर एक समान है, बी और सी और क्यू और आर ये एक समान है ना। तो ये जो है इसके सभी, इस त्रिभुज के सभी भुजा और इस त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर है, मतलब इसका अंग समान है। इसी प्रकार से ए के जगह पे P है, B के जगह पे Q है, C के जगह पे R है, तो इसका शीर्ष भी समान है। इसी प्रकार से इसका कोण है ना, इसका कोण, ये कोण भी समान है। मान के चलिए ये आपका 40 अंश का है, ये आपका 60 अंश का है, ये 40 अंश का है, ये 80 अंश का है, तो ये भी 80 अंश का होगा, ये भी 60 अंश का होगा, ये भी 40 अंश का होगा। तो इसका कोण भी 80 के जगह पे 80, 60 की जगह पे 60, 40 की जगह पे 40, तो ये सब बराबर है। तो इस त्रिभुज को हम बोलेंगे सर्वांग सम है। इस प्रकार से उसका संकेत होते हैं भैया ना, ऐसा ऐसा होता है जी, ऐसा सर्वांग सम। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, मतलब इसके सभी अंग आपस में समान है, इसीलिए इसको सर्वांग सम त्रिभुज बोलेंगे। त्रिभुज ए बी सी है ना, इसको लिखेंगे भी तो इस प्रकार से, त्रिभुज ए बी सी है ना, सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर का, इस प्रकार से हम लिखेंगे तो इसको सर्वांग सम है बोलेंगे, इसी को बोलते हैं सर्वांग समता। तो इसको हम जो है थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ लेते हैं, है ना। सर्वांग समता के नियम हम क्या पढ़ते हैं, सर्वांग समता के नियम, सर्वांग समता है ना के नियम, इसको पढ़ लेते हैं, बहुत सरलता से और संक्षेप में पढ़ लेते हैं। इसको बोलते हैं, पहला है एस नियम। पहला एस मतलब साइड, साइड मतलब भुजा, भुजा भुजा भुजा, ठीक है। साइड अंग्रेजी में साइड साइड साइड, भुजा 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 नियम। अगर दो त्रिभुज है ना, इसका जो है
ABC, है ना, ये जो है PQR, इसके भुजा जो है, ये भुजा ये संगत है, इसका संगत भुजा ये हुआ, AC का संगत भुजा P और R हुआ, BC का संगत भुजा Q और R हुआ। तो ये जो जिस त्रिभुज के सभी भुजाएं आपस में बराबर हो वो जो है संगत है, वो जो सर्वांगसम है। इसको उठा के यहाँ पे लाएंगे तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक देंगे, तो ये सर्वांगसम का नियम है। इसको याद रखेंगे, एस 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 नियम, भुजा भुजा भुजा। जिन त्रिभुजों के तीनों भुजाएं, है ना, जिन दो त्रिभुजों के तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, संगत भुजा बराबर हो, वो जो है सर्वांगसम होंगे। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है भुजा कोण भुजा। इसको बोलते हैं साइड, मतलब ये हो जाएगा आपका भुजा। ए का मतलब होता है एंगल, एंगल मतलब कोण, है ना। एस का मतलब होता है साइड, मतलब भुजा, ठीक है। तो ये आपका भुजा कोण भुजा नियम, ये दूसरा नियम है ना। अगर दो त्रिभुज है ना, दो त्रिभुजों का, जैसे ये आपका दो त्रिभुज है, ठीक है, ये है आपका 90 अंश, है ना। एक और त्रिभुज है, इसका भी है 90 अंश, PQR ABC। तो इसके भुजा, दो भुजा है A और AB और BC, इन दोनों भुजाओं के बीच बनने वाला कोण है B, है ना। तो दो भुजाओं के बीच बनने वाले कोण, अगला जो दूसरा त्रिभुज है उनके जो दो भुजाओं के बीच बनने वाले जो कोण है वो आपस में बराबर हो, तो उसको बोलते हैं भुजा कोण भुजा नियम, है ना। ये त्रिभुज ये है भुजा, ये भुजा, दो भुजाओं के बीच बनने वाले कोण, और अगले में त्रिभुज में दो भुजाओं के बीच बनने वाले कोण बराबर है, तो फिर ये जो है आपका सर्वांगसम होंगे, ये त्रिभुज, ये नियम कहता है ना। तो सर्वांगसम होने से ये भुजा भी और ये भुजा भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। चलो तीसरा नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, कोण भुजा कोण, है ना, नियम, ये सर्वांगसमता का नियम कहता है कोण भुजा कोण। इसको लिखते हैं कोण और भुजा कोण, है ना। कोई त्रिभुज है, ऐसा एक त्रिभुज है ना, ये आपका ABC त्रिभुज है। दो कोण, कोण B और कोण C, और उससे उसके बीच की जो भुजा है वो जो है दूसरे त्रिभुज, है ना, ये आपका PQR, है ना। तो ये जो दो कोण, ये आपस में जुड़ा हुआ सम्मुख कोण है। इस सम्मुख वाले कोण और उसके बीच की भुजा इस त्रिभुज के सम्मुख वाले कोण और उसके बीच की भुजा के बराबर है, तो हम बोलेंगे सर्वांगसम है। जैसे ये आपका 40 अंश है, ये 50 अंश है, तो ये भी 40 अंश और ये भी 50 अंश होंगे। ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होंगे, तो आपस में सर्वांगसम है, ऐसा हम जो है बोलेंगे। तो सर्वांगसम होने से फिर ये भुजा बराबर, ये भुजा मतलब सभी अंग बराबर हो जाएंगे, सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो त्रिभुज तक की जो अवधारणा है आज मैं आपको बता दिया हूँ। आप जो है अच्छे से और इस चीज़ को आप जो है रिवाइज करिएगा, है ना। शुरू से एक बार मैं बता देता हूँ। सर्वप्रथम मैं जो है आपको बिंदु के बारे में बताया हूँ, फिर आपको रेखा बताया, फिर रेखाखंड बताया, फिर किरण बताया, फिर रेखा का प्रकार बताया, समांतर रेखा, तिर्यक रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, संपाती रेखा, संगामी रेखा, इस प्रकार से आपको बताया हूँ, है ना। और तिर्यक रेखा जब बनता है तो उसमें 3 प्रकार का कोण बनता है। एक जो है एकांतर कोण, दूसरा जो है संगत कोण, तीसरा जो है अंतः कोण, है ना। और अंतः दो विपरीत एक ही दिशा में बने अंतः कोणों का योग 90 अंश का होता है ना। संगत कोण और एकांतर, दो संगत कोण बराबर होते हैं आपस में, और दो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, इस प्रकार से बताया हूँ। फिर आपको मैं वक्र के बारे में बताया हूँ, है ना। स्वतंत्र रूप से बने हुए आकृति, आड़ी तिरछी खींची गई आकृति को हम वक्र कहते हैं, है ना। और वक्र जो है 4 प्रकार का होता है। एक सरल वक्र जो एक दूसरे को नहीं काटते हैं, वो सरल वक्र है। और असरल वक्र जो एक दूसरे सिरे जो है काटते हुए निकल जाते हैं, वो असरल वक्र है। फिर तीसरा जो है बंद वक्र, जिसके जो है
सभी छोर आपस में बंद होते हैं, वो बंद वक्र है। फिर खुला वक्र है जिसका सिरा जो है खुला होता है, उसको खुला वक्र कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कोण के बारे में बताया हूँ। कोण जो है एक दो किरणों के बीच जो झुकाव में जो स्थिति बनता है उसको हम कोण बोलते हैं, ऐसा बताया हूँ मैं जो है। और कोण जो है अलग अलग प्रकार का होता है। समकोण होता है जो 90 अंश का होता है, न्यून कोण जो 90 अंश से कम होता है, और अधिक कोण जो 90 अंश से अधिक लेकिन 180 अंश से कम होते हैं उसको अधिक कोण बोलते हैं, है ना। और फिर मैं आपको बताया था सरल कोण जो 180 अंश का कोण बनाता है, सरल रेखा जो है 180 अंश का कोण बनाते हैं उसको सरल कोण बोलते हैं। और जो है वृहद कोण 180 अंश से अधिक जब कोण बनता है लेकिन 360 अंश से कम कोण बनता है उसको हम जो है क्या बोलते हैं, वृहद कोण बोलते हैं। और जब पूर्ण 360 अंश का बन जाता है तो उसको हम जो है पूर्ण कोण बनते हैं। इस प्रकार से बताया बच्चों। फिर आपको बताया आसन्न कोण, जब दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं अगर उनका एक उभयनिष्ठ भुजा हो और उस उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में दो अन्य भुजा हो, इसको हम जो आसन्न कोण बोलते हैं। और आसन्न कोणों का योग उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में बने जो बने भुजाओं के द्वारा बनाया जो कोण होता है उसके योग के बराबर, उसके बराबर होता है भाई, ऐसा बताया हूँ, है ना। आसन्न कोण हो गया, ठीक है। और फिर आपको बताया था मैं जो है रेखी युग्म, है ना। जब दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो तो उसको हम जो है रेखी युग्म बोलते हैं। कोणों का अर्धक बताया था मैं जो है, जब एक कोण को बीच से जब विभाजित कर देते हैं तो दो बराबर भाग में विभाजित हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं कोण का अर्धक। इस प्रकार से आपको बताया था। और फिर मैं आपको बताया त्रिभुज, तीन भुजाओं से बनी बंद संरचना को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होता है ए बी सी, और तीन भुजा होता है ए बी बी सी और ए सी, है ना। और तीन कोण होता है भाई, कोण ए बी सी, कोण बी सी ए और कोण बी ए सी, इस प्रकार से, है ना। और कोणों के आधार पर त्रिभुज को तीन भाग में बांटा गया है। न्यून कोण त्रिभुज जिसका सभी कोण 90 अंश से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण 180 अंश का हो या 90 अंश से अधिक हो, 180 अंश नहीं बोलेंगे, 90 अंश से अधिक हो उसको अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है भाई। भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार में बांटा गया है त्रिभुजों को। समबाहु त्रिभुज जिसके सभी भुजा, बाहु मतलब भुजा, सभी भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। जिसका एक भुजा बराबर, दो भुजा बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज। और जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं भाई। ठीक है, ये इस प्रकार से बताया मैंने आपको। और फिर सर्वांग समता का नियम, सर्वांग समता मतलब त्रिभुजों के सर्वांग समता की बात किया। त्रिभुज के सभी अंग मतलब भुजा, तीन अंग होता है त्रिभुज में, एक भुजा होता है, एक शीर्ष होता है, एक कोण। तो सभी अंग अगर आपस में, दो त्रिभुज के सभी अंग आपस में बराबर है ना, तो उसको हम बोलेंगे त्रिभुज जो है सर्वांगसम है, ऐसा। तो इसके लिए नियम, तीन नियम बताया था। एस एस एस, अगर दो त्रिभुजों के सम्मुख भुजाएं, तीनों सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज जो सर्वांगसम है। और फिर बताया था एस ए एस, भुजा कोण भुजा, अगर दो भुजा बराबर और उसके दो भुजाओं से बनने वाले कोण अगर बराबर मिले दोनों त्रिभुज के तो वो त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज है कहलाएंगे। इसके अलावा तीसरा जो बताया था, मैं बताया था कोण भुजा कोण, है ना। दो कोण और उसके बीच की जो भुजा होती है वो जो है बराबर होती है दो त्रिभुजों में, तो वो त्रिभुज जो है सर्वांगसम त्रिभुज कहलाती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप जो है इस बगैर देखे आप जो है आपके मस्तिष्क इस प्रकार से फराटेदार आपको बोल सके, याद कर सके और डील कर सके। आप जब एग्जाम हॉल में बैठे तो कोई प्रश्न को देखते ही आपको समझ आ जाए कि इसमें जो सर्वांगसमता का एस 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 नियम लगा है, भुजा कोण भुजा नियम लगा है, कोण भुजा कोण नियम लगा है, ये समबाहु त्रिभुज, ये विषमबाहु त्रिभुज। इस प्रकार से आपको तुरंत याद आ जाए 1 सेकंड में। इस तरीके से आपको उसको समझ लेना है, रट लेना है, बार बार प्रैक्टिस कर लेना है। फिर आप देखिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज का यह सेशन मैं यही समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। तब तक आप लोग जो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।